चलिए हेडिंग डालिए, रिसेंट रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुधार किए गए हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड्स, राशन कार्डों का डिजिटलीकरण। डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड, डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है डैश करके पहला पॉइंट, थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए नोट्स बनवा रहा हूं इसके। पहला लिखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चाहिए। दूसरा पॉइंट है ऑथेंटिफिकेशन, सत्यापन। ऑथेंटिफिकेशन डैश करके लिखिएगा इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ, इसी में नंबर ऑफ पीपल कितने लोग हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट लिख लो, ज्यादा अच्छा है। आश्रित कितने हैं, डिपेंडेंट समझते हो ना, जो लोग हाँ इनकम नहीं करते हैं उनका, ठीक है। और एक फैक्टर और है इसी में लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम द शॉप, दुकान से दूरी, जो लोग सामान लेने आ रहे हैं वो कितनी दूर से सामान लेने आ रहे हैं, वो फैक्टर भी काम करेगा यहाँ। तो पहला होगा आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ राशन कार्ड, क्लियर हुआ। दूसरा लिखो लिंकेज विद आधार, जनरेटी खत्म, आधार के साथ, क्योंकि आधार जो होगा वो कहां जगह होगा आपका, बैंक में, और आधार तुम्हारा राशन कार्ड में भी होगा। तो सीधी बात है, क्लियर हो गया कि नहीं आपकी इनकम का। बैंक अगर आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं और आधार आप उसमें लगाएंगे, क्या नाम है, राशन कार्ड में, तो गड़बड़ा गया ना कहानी ये। तो आधार बड़ा सही काम हुआ है इस चीज को लेके। थर्ड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ शॉप्स, दुकानों का कंप्यूटरीकरण। दुकानों का कंप्यूटरीकरण, कब समझ गए, इसमें ध्यान से लिखना, ईपीओएस लिखो इसी में ही, सेटअप ऑफ ईपीओएस, ईपीओएस में ई स्मॉल रहेगा, ईपीओएस बाकी कैपिटल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल समझते हैं, वो समझते हो, बायोमेट्रिक, उस तरीके से जो सामान लेकर के जा रहा है उसको बायोमेट्रिक अटेंडेंस उसकी कर लेंगे, तो उसके राशन कार्ड पे कोई दूसरा फिर नहीं ले सकता है, ठीक है, कोई जाकर के वापस ले आते हैं ऐसे करके, तो इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट, जीपीएस, यूज ऑफ जीपीएस, यूज ऑफ जीपीएस, जीपीएस का प्रयोग, जीपीएस तकनीकी का उपयोग करना, यूज ऑफ जीपीएस, जीपीएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। यूज ऑफ जीपीएस, यूज ऑफ जीपीएस कैसे कर सकते हो, जीपीएस तो सब लोग समझते होंगे ना, तो जीपीएस का इस वाले पीडीएस में कैसे यूज हो सकता। हाँ भाई सीधी बात है, गांव से ट्रक निकला और उसका ट्रैक फिक्स है कहां से कहां तक जाना है, रास्ते में ट्रैक से मुड़ करके वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, जबकि जाना उसको सीधे था, मतलब कुछ तो है, कहां गया पता चलेगा जीपीएस से, आपका ऑनलाइन ट्रैक करते थे, ये काम खत्म। तो इस तरीके की, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट आओ, ONORC, तो बहुत फेमस चल रहा है, ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड, सुना होगा आप लोगों ने, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड, पूरे इंडिया में एक ही राशन कार्ड बनेगा, एक जैसा राशन कार्ड जब बन जाएगा, जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, वन राशन कार्ड हो जाएगा आपका, आर्टिकल 44 क्या बोलते हैं, क्या नाम है यार उसका, 44 जो अपना कहता है डीपीएसपी का, कॉमन सिविल कोड, यूसीसी सुना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसकी बात चल रही। तो अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो वास्तव में देश में बड़ी सारी बेनिफिट्स हो जाएंगे। टाइम लगेगा, ये वन नेशन राशन कर सकते, क्योंकि राशन कार्ड की जो एलिजिबिलिटी होती है वो हर स्टेट में अलग अलग होती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी इश्यूज हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगर एक जैसा राशन कार्ड पूरे इंडिया में सभी लोगों के लिए बना देगी तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। भाई सीबीएसई बोर्ड है तो पढ़ाई बहुत ईजी हो गई कि नहीं, पूरे इंडिया में सीबीएसई बोर्ड की बुक फिक्स है। स्टेट बोर्ड की दिक्कत अलग होती है, चलो स्टेट बोर्ड की कहानी मैं मान लेता हूँ अलग है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड आपके दो बोर्ड हैं जिस बोर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट 60-70% बच्चे होंगे जिन बोर्ड्स में पढ़ रहे होंगे ना, तो सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, समझ रहे हो। तो इस चीज को लेकर के बेनिफिट है। खैर
नेक्स्ट, टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज का मतलब होता है, इसमें मैं बता देता हूं, लिखो तकनीकी कठिनाइयों में। इसके लिए लिख लो यूजर्स ऑफ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का यूज करना चाहिए इसमें, यूजर्स ऑफ मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप को यूज करो, ज्यादा बेनिफिट। नेक्स्ट, डीबीटी। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डीबीटी। आपने सुना होगा ना, मोदी जी पैसे भेजते हैं 6-6 हजार रुपए, याद है अकाउंट में किसानों के डलते हैं, वो यही वाला होता है डीबीटी। यहीं पे एक शॉर्ट नोट्स लिख लीजिएगा, ONORC पे, वन नेशन वन राशन कार्ड पे एक शॉर्ट नोट 200 वर्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है उस पे एक शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट, बहुत काम का है भाई, कई बार आ रखा है ये। अब आइए हेडिंग बफर स्टॉक। अभी तो फूड सेफ्टी और वो चल रहा था आपका, अब हेडिंग डालिए बफर स्टॉक, छोटा सा टॉपिक है। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक बेसिक तो आप समझते होंगे। आप लोग अपने घर में लगभग कितने दिन का खाना रखते हैं? खाना, खाना मतलब हुआ कुक्ड फूड, अनाज होता है रॉ फूड, तो मैंने वर्ड यूज किया खाना मतलब कुक्ड। तो कितने दिन का रखते हैं? लगभग दिन का रखते हैं, टाइम का रखते हैं। अब खाना नहीं रखते आप लोग, सुबह का खाना खाया निपट गया, फिर शाम को नया बनता है, ऐसा ही होता है आपके यहाँ? थोड़ा बहुत भी नहीं रखा जाता खाना? इतने शरीफ कैसे हो गए तुम लोग? तुम्हारा खाना बासी नहीं रखते? मतलब एक टाइम का खाना तो आदमी रखता ही है जनरली, कुछ ना कुछ बच जाता होगा। इतना संतुलित मात्रा में आपके घर में बनता कि भाई साहब एक अन्न नहीं बचता आपका। इसके दो आधार, या तो आपके यहाँ बहुत हिसाब से बनता है, या फिर बहुत खतरनाक लोग हैं, जितना बनता सब निपट जाता है। दोनों संभावनाओं में से दूसरी ज्यादा है, ठीक बात है? तो लॉजिक है, आप जनरली सर एक टाइम या 2 टाइम मैक्सिमम रखना, वैसे रखता कोई नहीं, एक्स्ट्रा बच जाता तो रख लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं आपके यहाँ रॉ फूड की। तो कच्चा जो सामान होता है वो कितने दिन का होता है? नॉर्मल खाना कितने दिन का आप रखते हैं? ये अन्न, अनाज, गेहूं चावल साल भर का? साल भर का कौन? 1 महीने के जनरली आप रखते हैं, राशन महीने महीने के हिसाब से आप लाते हैं। ठीक, आजकल जब से होम डिलीवरी तब से वो भी रखना बंद कर दिया लोगों ने, देखा है मैंने। पहले बड़ा अच्छा होता था, महीने में एक बार जाते थे, बहुत कम खर्चा आपका होता था। ये होम डिलीवरी में दुखी हो रखा है, वो पता कितना खर्चा होता है? ईमानदारी से एक दिन बैठना, 30 तारीख को जेप्टो का ऐप खोलना या उसका ब्लिंकिट का ऐप खोलना, और महीने भर का जो जो हुआ उसका हिसाब एक जगह पे कहीं लिख लेना, फिर आपको समझ में आएगा कितना लुटे हो। और साथ में डिलीवरी चार्ज भी दिखना, पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 19 रुपए आई थिंक, 12 + 9 21 रुपए ब्लिंकिट लेता है एक बार की डिलीवरी के। 21 रुपए में समझ गए, आधा लीटर दूध है। सरचार्ज भी लेता है, हाँ देखो, रेन फी चार्ज लेता है ना। अरे वो सही तुम बताई थी यार, ब्लिंकिट पे किस पे बताई तुम? फ्लिपकार्ट पे बताई थी ना? अच्छा, मैंने उस दिन देखा, सही है, 9 रुपए किलो दे रहा है वो प्याज वाला, देगा हैं भाई। मेरे को उस दिन बड़ा अच्छे सही बात बताई कि सर फ्लिपकार्ट, किस पे फ्लिपकार्ट पे नहीं, वो 9 मिनट डिलीवरी है, 8 मिनट, उस पे रात को क्या 10 बजे के बाद ना पूरे दे। अच्छा, मैंने वैसे दिन में नहीं, मैंने रात को 9 बजे चेक किया, 9:30 बजे, सही में 9 रुपए किलो प्याज मिल रहा है उस पे। तो आपके लिए बढ़िया बात है। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे गरीब लोगों के लिए है कि आप 9 रुपए किलो प्याज अगर मिल रहा है 4-5 किलो मंगा लो भाई, प्याज खराब भी नहीं होता। आप देखो, यानी 5 रुपए किलो मिल रहा। एक खुराबादी लोग होते हैं, ये ढूंढते रहते कहाँ सर, फट से मिल गया, मजा आ गया भाई साहब। 5 रुपए किलो में बुरा थोड़ी है अगर आपको सस्ते में कोई चीज मिल रही है भाई, तो ठीक है। लिखिए बफर, हाँ। तो आप सरकार के बफर स्टॉक की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो भी खाना लोगों के लिए रखेगी इंडिया में, वो बेसिकली बफर स्टॉक 3 महीने का रखा जाता है, ठीक है। मंथली बफर स्टॉक रख नहीं सकती है सरकार, क्योंकि मंथली रखने में दिक्कत है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की इश्यू में कई बार टाइम ज्यादा लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो 3 महीने का बफर स्टॉक को रखती है। तो अगर किसी भी खाने के आइटम को गवर्नमेंट अपने स्टॉक में रखेगी, उसको क्या बोलेंगे? बफर स्टॉक। इतना तो समझ में आ गया आपको? चलो लिखो, इंडियाज बफर स्टॉक पॉलिसी, भारत की बफर स्टॉक नीति क्या है?
इंडियाज बफर स्टॉक पॉलिसी, भारत सरकार की बफर स्टॉक नीति क्या कहती है? भारत सरकार की बफर स्टॉक नीति, मैं आपको डेटा दे देता हूं ध्यान से। इंडिया में बफर स्टॉक जिसने पॉलिसी रिलीज की है उसका नाम है CCEA, लिखो, रिलीज्ड बाय CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, CCEA। चार डेट हैं जिस डेट पे बफर स्टॉक को कैलकुलेट होता है। 1 अप्रैल, 3 महीने जोड़ते जाइए, डेट लिख लीजिए, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। 1 अप्रैल पहली डेट होगी, हर 3 महीने बाद 1 तारीख की डेट बनेगी, हिसाब लगा लीजिए। मैं किसी एक व्यक्ति से पढ़वा लूंगा चारों डेट। समझ गए डेट सब लोग? क्वार्टरली डेट आ रही है ना आपकी? 1 अप्रैल के बाद नेक्स्ट 1 जुलाई, ठीक, फिर 1 अक्टूबर और फाइनली ये 1 तारीख को बफर स्टॉक को मेंटेन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, CCA। क्लियर हो गया पहली चीज? लिखो स्टोरेज, लिखो भंडारण। स्टोरेज कितना है? तो स्टोरेज है 30 लाख टन गेहूं, 30 लाख टन गेहूं और 20 लाख टन चावल, 20 लाख टन चावल। इतना स्टॉक गवर्नमेंट हमेशा अपने पास रखती है। अब यहां पे दो चीजें होती हैं, दो चीजों में एक चीज और लिख लो, 1.5 लाख टन दाल, 1.5 लाख टन दाल, 1.5 लाख टन। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास किसी भी समय इतना स्टॉक हमेशा रहता है। समझ गए बात को? कल को अगर पाकिस्तान ने, चाइना ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी खाने की, तो उस खाने की दिक्कत को दूर करने के लिए सरकार ने 3 महीने का स्टॉक रखा हुआ अपने पास। अब अगर कल को देखो, सीधी बात है, कोई भी युद्ध 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। डायरेक्ट वॉरफेयर अगर की जाएगी, इनडायरेक्ट अगर किसी भी देश के साथ लड़ाई हो रही है तो वो लड़ाई में खाने की दिक्कत नहीं होगी। डिफरेंस समझ रहे हो? तो अगर खाने की दिक्कत होगी तो सरकार 3 महीने के लिए स्टॉक रखी है, आपको आपके घर तक राशन पहुंचा दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टॉक हमने स्टॉक में रखा हुआ है, लेकिन कल को अगर लड़ाई नहीं हुई तो लॉजिक बात है, ये तो खराब हो जाएगा। तो सरकार इसको लास्ट मंथ के लास्ट वीक, हर तीसरे मंथ का जो लास्ट वीक होता है, उस वीक में इस पूरे सामान को मार्केट में निकाल देती है। समझ गए बात को? मार्केट में निकल जाएगा तो सब लोगों के काम आ जाएगा, और फिर नया जो वीक आएगा उस वीक में वापस से क्या कर लेती है? रिस्टोर कर लेती है। सिस्टम समझ रहे हो कैसे काम करता है FCI? ठीक, इसके लिए लिखो मैनेज्ड बाई। इसका प्रबंधन कौन करता है? तो इसके प्रबंधन के लिए पहली एजेंसी का नाम है नाफेड, NAFED, नेशनल फार्मर, वेट नहीं, इसमें तो गलत दिया भाई। पहला लिख लीजिए नाफेड, चेक कर लीजिएगा। दूसरा है SFAC, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव यूनियन। हाँ ये ठीक है, स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव यूनियन, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ। ये दोनों किसानों से सामान को खरीदते हैं। ध्यान से, नाफेड और SFAC ये दोनों एजेंसी हैं जो किसानों से माल खरीदती है। इसको लेके FCI में आया जाता है। ठीक है, वो आगे चलो। अच्छा एक चीज बताइए, आपके यहाँ किसान, भी आपने बताया सामान 1 महीने के लिए रखा जाता है, अगर मैं आपके घर में 2 महीने का स्टॉक दे दूं तो क्या होगा? रख लेंगे घर में? खराब हो जाएगा। इसके मतलब क्यों खराब हो जाएगा? क्या कारण है खराब होने के? क्या चीज है? पेंशन? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। चलो, और आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के पास स्टॉक रखने के लिए पर्याप्त कैपेबिलिटी है? नहीं है। वही तो पढ़ना है, तभी तो। अगर होता है इतना बड़ा स्टॉक, तो हमारे यहाँ स्टॉक का इश्यू लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, ये मेंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्रिटिसाइज करना है बफर स्टॉक को, लिखो क्रिटिसाइज द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक को आलोचना करनी है आपको, बफर स्टॉक की आलोचना, क्रिटिसाइज करना है आपको बफर स्टॉक को, मतलब गवर्नमेंट जो रखती है।
सबसे दिक्कतें क्या क्या है गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटी में? नंबर 1, अनलिमिटेड परचेज, असीमित खरीद। अनलिमिटेड परचेज, अनलिमिटेड परचेज का मतलब है सरकार का कोई लिमिट ही नहीं है। आंसर है हाँ। होगा क्या, गवर्नमेंट में अगर उस साल गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया तो जो गेहूं है वो मार्केट रेट पे सस्ता बिकेगा कि महंगा? इस साल गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ तो मार्केट में गेहूं के रेट बढ़ेंगे कि घटेंगे? घटेंगे। तो लॉजिक बात है मार्केट में घटेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो एक रेट पे बोलती है जिसको क्या बोलते हैं? एमएसपी। तो जो किसान आदमी होगा वो मार्केट की तुलना में सरकार को बेचना प्रेफर करेगा। अब जब सरकार खरीदने पे आ गई तो सरकार मना नहीं कर सकती क्योंकि सरकारी रेट है ना। तो जो गेहूं बिकेगा बाय द फार्मर वो हर कोई, जितने भी किसान होंगे वो सरकार को ही बेचेंगे, तो सरकार को कई बार एक्स्ट्रा खरीदना पड़ जाता है। लिखो इसको, मैं डेटा देता हूं। 2017-18 2017-18 में डैश करके लिखो 30% प्लस। सोचो 30% सरप्लस गेहूं खरीद लिया था सरकार ने, कहां रखेगी? सोचने वाली बात है। पहली चीज, जितनी कैपेबिलिटी उतना ही नहीं है, अब यहां पे एक्स्ट्रा। दूसरा लिखो, दूसरा इश्यू है रिलेटेड टू एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित। रिलेटेड टू एमएसपी, एमएसपी से ही रिलेटेड है ये। एमएसपी से रिलेटेड मतलब लिख लोगे, दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू द मार्केट प्राइस। वो बाजार मूल्य के लगभग बराबर नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट का नुकसान होता है इसमें। दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू मार्केट प्राइस, वो बाजार मूल्य के समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट, इनकैपेबल फूड ग्रेन मैनेजमेंट, अक्षम खाद्यान्न प्रबंधन। इसमें पहला पॉइंट आपको बता देता हूं, तो लिख लो स्टोरेज इश्यू, भंडारण की समस्या। मैनेजमेंट दिक्कत कहां है? भंडारण की समस्या। दूसरा रेन इश्यू, वर्षा की समस्या। थर्ड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परिवहन की लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हो गई। नेक्स्ट हायर प्राइस फॉर द नॉर्मल पीपल, सामान्य लोगों के लिए ज्यादा, सामान्य लोगों के लिए ज्यादा रेट, हायर प्राइस। सामान्य लोगों के लिए ज्यादा रेट का मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब गवर्नमेंट जब स्टॉक ज्यादा खरीद लेगी तो लॉजिक है सामान कम हो जाएगा, जब कम हो जाएगा तो मार्केट में रेट क्या मिलेंगे? ज्यादा मिलेंगे आपको। ऐसा भी कई बार हो जाता है, बाई चांस हो जाता है ऐसा। इसको वर्ड बोलते हैं प्राइस कंपिटिटिवनेस। इस वर्ड को प्राइस कंपिटिटिवनेस, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता, प्राइस कंपिटिटिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस होता है, मूल्य प्रतिस्पर्धा। ठीक, ठीक है, ये हो गया आपका बफर स्टॉक की कहानी। अब आइए फूड सेफ्टी, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये सारे। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। कौन से आर्टिकल में हमारे यहाँ खाद्य सुरक्षा को हम लोग डाल सकते हैं? पॉलिटी में। पॉलिटी के किस आर्टिकल में फूड सिक्योरिटी को डाला जा सकता है? जो पुराने प्राणी बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं। खाना क्यों जरूरी है आपको? किसके लिए? सरवाइव। सरवाइव कौन से में आता है? अरे यार, खाना आपका जरूरी है जीवन जिंदगी के लिए, और जिंदगी किसमें है? 21 सुने आर्टिकल, राइट टू लाइफ। तो सिंपल बात है, फूड सिक्योरिटी 21 में डालिए। लिखिए, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में क्लियरली मेंशन अबाउट द राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार के बारे में सीधे सीधे बताया गया है। जीवन के अधिकार में राइट टू लाइफ होता है, वैसे आप लोग पॉलिटी में नए लोग पढ़ेंगे। जीवन जीने का अधिकार मतलब आपको ऐसी कोई चीज जो जीवन जीने के लिए जरूरी है वो आपका अधिकार है, जरूरी है।
नीड होनी चाहिए, याद रखिएगा, डिजायर नहीं। दोनों में दो डिफरेंस होता है। आवश्यकता जिन जिन चीजों की है, खाना, पानी और रोटी, कपड़ा, मकान, सुने हो, शेल्टर, ये तीन चीजें आपको जरूरी हैं, बाकी सब तामझाम है। अब आपको कहे सर हमें एसी चाहिए जीवन जीने के लिए, तो एसी बिना मर जाएंगे? नहीं। लेकिन शुद्ध हवा, प्योर एयर, उसके बिना मर जाएंगे आप। इसीलिए पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग बैन है। अगर आपको स्मोक करना है, अपने फेफड़े खराब करने, तो अपने घर में करो। आप रोड पे खड़े होकर के अगर सिगरेट पी रहे हैं, तो जो बगल में व्यक्ति खड़ा है वो भी तो सांस कर रहा है, इनहेल कर रहा, तो सिगरेट अंदर जा रही है, उसमें उस बंदे को कैंसर हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए जो ट्रैफिक पुलिस में पुलिस वाले होते हैं, जितने भी होते हैं, उनके प्रोफेशन में उनको अलाउ नहीं होता है हेल्थ वाला, क्या, इंश्योरेंस। ध्यान रखिए, कैंसर अलाउ नहीं है उनके में, ये बात नहीं बताऊंगी आपको। रीजन समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उनकी जॉब ही वही है, तो वहां पे इश्यू। इसलिए जब भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराया आप लोगों ने अपना? 2 लोगों ने कराया, बाकी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस। आप लोग क्या लगता है, कभी आप लोग मतलब भगवान है कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे? अब हेल्थ इंश्योरेंस करा यार, सरकार इतना ऐड कर रही है भाई साहब, करा। बहुत महंगा नहीं है, 800-900 रुपए महीना। आपको लग रहा बहुत महंगा नहीं है, 800 रुपए, 5 लाख रुपए का करा लीजिए, बहुत सस्ता है। लेकिन मैं आपको, बिलीव मानिए, आपकी और आपकी गरीबी के बीच में केवल एक बीमारी का अंतर है। बहुत बढ़िया लाइन है, मुझे बहुत जमती है लाइन, मजाक नहीं कर रहा हूं। जरा सी ढंग की बीमारी हो गई, 20-25 लाख कहां जाएंगे, हवा नहीं लगेगी, घर बिक जाएंगे लोगों के। मैंने ऐसे देखे हैं, बिलीव मानिए मेरी बात को। अगर आपको लगता है कि अगर ऑफिस की तरफ से क्यों कवर है, वो सब अलग है, लेकिन जिनका नहीं है, मैं उनको कह रहा हूं, मैं, मेरी बात को मान लीजिए। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा भी इकट्ठा, उनका लीवर सिरोसिस हुआ था, 29 लाख रुपए लग गए उनके, 29 लाख। कहां से लगे एक बार में 29 लाख रुपए? बात समझे? आप कितने भी बड़े तोप हो भाई साहब, ढंग की दो एक बीमारी बढ़ गई, 95 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हुआ है कैंसर का, मैक्स में 95 लाख, 95 लाख। समझ रहे मैं क्या बोल गया? हाँ, कहां से? तो उसके लिए एटलीस्ट कुछ तो आपको बेनिफिट हो जाए, वो हेल्थ इंश्योरेंस से हो जाता है यार। 10-20 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप इस बार नहीं कराते हैं उसको, तो 2 साल और 3 साल बाद डबल होता जाता है। बड़ा अच्छा है, 40 लाख तक का तो कवर कर देते हैं। बात समझ रहे हैं? तो हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए, आपके बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप कर, वो मत कराइए। एक और होता है, कौन सा, मरने पे जो मिलता है, लाइफ की नहीं, एक और वर्ड जो होता है, टर्म, टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं ना, टर्म लाइफ। अच्छा, टर्म लाइफ, वो देख लो उसका तो उसको मैं नहीं बोलता बहुत ज्यादा, निपट गया। तो ये है कि बेनिफिट है, आपके घर वालों को पैसा मिल जाएगा, ये बेनिफिट है। बट ये कराइए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। पता नहीं क्या बात बोल रहा था मैं, कहां से बात आई है, राइट टू लाइफ को लेकर के, ठीक बात। तो सीधी बात है, एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी फूड सिक्योरिटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि खाना जरूरी है। और खाना आपका कौन से आर्टिकल में आएगा? 21 में। इसी समझ में आ गई? ठीक, हेड डालो, डायमेंशंस। डायमेंशन, आयाम, खाद्य सुरक्षा के आयाम कौन कौन से हैं? डायमेंशंस, डायमेंशंस इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। वो चुनौतियां लिखे, चैलेंजेस, चैलेंजेस फूड सिक्योरिटी के लिए। चैलेंजेस में मतलब कौन कौन से इश्यूज हैं? पहला लिखिए, फॉर द चाइल्ड, बच्चों के लिए, फॉर द चाइल्ड। मैं आपको डेटा दे, थोड़ा स्पीड में आइए। फॉर द चाइल्ड लिखिए, बच्चों के लिए 500 कैलोरी, ये डेली है 500 कैलोरी। फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, लिखिए प्रेग्नेंट फीमेल 2800 कैलोरी, 28 कैलोरी, 2800 कैलोरी। और इसी में लिखिएगा प्रेगनेंसी वाले में ही 18 से 20 ग्राम प्रोटीन, 18 to 20 ग्राम प्रोटीन, ये रेगुलर चाहिए, ये नहीं मिल पा रहा है, पहला इश्यू। दूसरा, सेकंड, वैक्सीनेशन, टीकाकरण का इश्यू। वैक्सीनेशन इश्यू, टीकाकरण का। थर्ड, एजुकेशन इश्यू, शिक्षा संबंधी, एजुकेशन इश्यू, शिक्षा संबंधी इश्यू। फोर्थ, एक मिनट, पॉवर्टी, गरीबी, फूड सिक्योरिटी के चैलेंज लिख रहे हो ना, गरीबी। नेक्स्ट,
इनइक्वालिटी, असमानता, कोई ज्यादा है जिसके पास, किसी के पास कम होता है। क्लाइमेट चेंज, क्या लगता है क्लाइमेट चेंज भी फैक्टर काम करता है फूड सिक्योरिटी के लिए? जलवायु परिवर्तन, भाई सीधी बात है, मौसम में बदलाव होगा तो खाने पीने में बदलाव। अच्छी चीज बताना, अभी खैर वो आगे आएगा, पहले ये मुझे समझाओ, क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी को रिलेट है? अरे मौसम में अगर बदलाव होता है तो लॉजिक बात है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी तो चेंजमेंट होगा यार। भाई सिंपल, आप डिपेंड है किसी एक फूड क्रॉप पे, क्लाइमेट होगा खत्म होगी, क्रॉप ही नहीं हो रही, तब पॉसिबल है ना। भाई बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो क्या नहीं होगा, गेहूं, बहुत ज्यादा गर्मी, गेहूं कब की फसल है? सर्दी गर्मी, सर्दी, तो लॉजिक बात है बहुत ज्यादा गर्मी होगी, दिसंबर में भी गर्मी होने लगे तो गेहूं खत्म, जब गेहूं खत्म तो गेहूं की डिपेंडेंसी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? ये नेक्स्ट, फूड हैबिट, फूड हैबिट, क्या लगता है फूड सिक्योरिटी फूड हैबिट से इंपैक्टेड होती है? फूड हैबिट समझते हो, खाने पीने के, जैसे एग्जांपल, अरे फूड हैबिट यार, जो तुम लोग नॉर्मली खाना खाते हो वो खाना, और जो फूड हैबिट आजकल चल रही है ट्रेंडिंग वाली, दोनों में डिफरेंस है। पिज्जा, बर्गर, जंक फूड, तो जंक फूड वाली हैबिट जो होती है क्या फूड गेन प्रोडक्शन में कम करेगी, मतलब इंपैक्ट करेगी कि नहीं? अरे सिंपल है यार, तुम जंक फूड खाने की तरफ चल रहे हो, इसका मतलब टुवार्ड्स या नॉनवेज या जंक फूड की बात करता हूं मैं, तो अगर आप उधर जाएंगे तो जो किसान होगा, जो मेजर आपका उगाने की कोशिश कर रहा है अन्न, फूड ग्रेन, वो धीरे धीरे कम करेगा क्योंकि उसको प्रोडक्शन वैल्यू नहीं मिलेगी ना, उसकी डिमांड, सीधी बात, ऑटोमेटिकली डिक्लाइन। नेक्स्ट आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी, आधारभूत संरचना में कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज। नेक्स्ट, पॉपुलेशन, ये भी एक फैक्टर काम करता है ना, बढ़ती हुई आबादी भी कहीं ना कहीं तो दिक्कत कर रही है फूड सिक्योरिटी। कल डेटा आ गया, भारत 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगा 26 सितंबर 2026 में, 150 करोड़, समझ गए आप? 150 करोड़ इंडिया में हो चुके हैं, समझ गए आप कितने लोग हैं? कमी नहीं है लोगों की, भरे हुए हैं बिल्कुल। अब सोचे 150 करोड़ लोग हो गए तो इन सभी लोगों के लिए खाना पानी नौकरी कहां से? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये दिक्कत है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, पोषण में असंतुलन, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, पोषण में असंतुलन, इम्बैलेंस, इसमें लिखना चाहिए तो लिख लीजिए इम्बैलेंस के नाते, इसके पीछे का रीजन लिखो। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, पोषण कुपोषता, पोषण में या कुपोषण, सिंपली भाषा में कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन सुना होगा आप लोगों ने, ये वही है, खाने पीने में एक प्रॉपर नहीं, इतना प्रोटीन, इतना ये, इतना ये, इतना होना चाहिए, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, इसीलिए आजकल क्या आपने देखा 2-2 3-3 साल के बच्चे 4 साल के चश्मा लगा रहे हैं, कहीं कुछ, ये इम्बैलेंस। नेक्स्ट, सप्लाई चेन इश्यू, सप्लाई चेन का इश्यू, सप्लाई चेन को सप्लाई चेन ही। नेक्स्ट, लैंड होल्डिंग इश्यू, जोत की समस्या, जमीन की समस्या, छोटी छोटी जो लैंड होल्डिंग है उसका भी इश्यू होता है। नेक्स्ट, इलिटरेसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको सारे फैक्टर लिखवा दे रहा हूं। अशिक्षा, इलिटरेसी। अच्छा, जेंडर बायस, जेंडर बायस, लैंगिक विषमता, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा में कमी, सरकार भी नहीं चाहती, छोड़ो। अच्छा, कल मैं एक चीज देख रहा था, बहुत अच्छी लाइन थी, ये जो फूड ऐप नहीं चल गए हैं, जब ये जो फूड ऐप खाना जो लेते हैं, क्या नाम, जोमेटो, स्विगी या जोमेटो, उसको लेकर के एक व्यक्ति है, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छे हैं इंडिया में प्राइवेट सेक्टर की, अच्छी पर्सनैलिटी, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि ये जो फूड ऐप हैं ये अमीर लोगों को घर पे खाना पहुंचाने के लिए वेटर सर्विस शुरू की गई है, नॉमिनल चार्ज दे करके। क्वेश्चन समझ में आया मेरा स्टेटमेंट? अमीर लोगों को, अमीर का मतलब होता है जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, उन लोगों को खाना उनके घर तक आसानी से पहुंच सके, तो एक तरीके की वेटरिंग सर्विस, वेटर वाली सर्विस है, वो शुरू की गई है कुछ पैसे लेकर के, 10-20 रुपए। भाई एक जो सर्विस दी जाती है उसमें कितना लेते हैं ये लोग, मिलता है इनको 18 रुपए 20 रुपए एक बार के जो लेके आते हैं इनको, आपको क्या लगता है 300-400 रुपए मिलता है इनको लाने का? 10-15-20 रुपए डिपेंड ऑन डिस्टेंस, इतना रुपए मिलता है, तो खाना आपको घर में पहुंचा दिए, उसके बदले आपने कितने दे दिए? 15-20 रुपए इनको दे दिए। मेरी बात, क्वेश्चन, मेरा स्टेटमेंट समझ में आ गया? इसको जस्टिफाई कर सकते हो? ये अच्छा है बुरा है फूड सर्विस ऐप?
खुल के बोलिए, कोई रोक टोक नहीं है आपको। सीधी बात है, टाइम बचाता है आपको, ये तो बेनिफिट हो गए। हाँ बिल्कुल होगा खर्चा, बिल्कुल जाती है। मैंने बोला डिपेंड ऑन डिस्टेंस, हाँ जितना दूर आप भेजेंगे वहाँ पे भी जाएगी। फायदे भी हैं इसके। अब वो पर्सनालिटी कौन है उनका नाम नहीं बताऊंगा, जबरदस्ती उंगली करने की आदत है कुछ लोगों को, जब नाम नहीं, ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे जबरदस्ती बोल देते हैं। बट कायदे में देखा जाए तो अच्छी खासी इंप्लॉयमेंट जनरेट की है। जो बंदा घर पे खाली बैठा हुआ जो किसी काम का नहीं है, वो महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है भाई। रोज के अगर 10 डिलीवरी भी कर रहा है व्यक्ति, तो लगभग 10 रुपए भी हिसाब लीजिए तो लगभग कितने हो गए, 20 रुपए तो मिनिमम लेके चलो, तो कितने रुपए रोज के हो गए, 200, तो महीने के 6-7 हज़ार हो गए। साथ में सामान ले आना, टिप आना, सब जोड़ जाड़ करके कितना हो गया, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए महीना खाली बैठने की तुलना में तो बेहतर है। कुछ नहीं कर रहे तो 10,000 तो मिल रहा, आपका खर्चा तो चल जाएगा। इंस्टेड ऑफ कुछ करो, कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे, चोरी चकारी भैया तो करोगे। हाँ ये एक व्यक्ति हैं, उन्होंने स्टेटमेंट को बोला, तो मुझे स्टेटमेंट में मैंने पूछा, आप लोगों से पूछूंगा थोड़ा सा डिबेट आपके, देखूं कहाँ पे आप लोग जा रहे हैं। हाँ हैं, अबे तो उनको कैसे पता कि मेरे पास आईफोन है, हैं यार। जोमेटो का ऐप जो है आई स्टोर पे और प्ले स्टोर दोनों अलग अलग है। हाँ ऑब्वियस है, ट्रैक तो हो ही रहा, टेक्नोलॉजी तो ही, सही बात है। अच्छा आज चेक करूंगा मैं यार। अच्छा वाह, तो ठीक भी तो है। इसमें इसमें कोई दिक्कत क्या है, बढ़िया है। आईफोन वाला ज्यादा दे सकता है ना भाई, तभी तो 80,000 का फोन चला रहा है, बढ़िया है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नहीं है, बहुत है ऐसे जिनका ईएमआई पे आईफोन चल रहा है। सो, तो काहे लिया आपने, बस सीधी बात है, बहुत सारे होंगे ऐसे, ये सच्चाई है। आईफोन को आधे से ज्यादा लोग दिखावे के लिए ले रखे हैं। हैं बताओ, सही है भाई साहब। ब्लैकबेरी वाला था, बढ़िया। चलो आज ऑर्डर करके देखिएगा, चाउमीन मंगाइएगा आईफोन से, उस पर देखिए कितना रेट का फर्क आता है। ठीक है, और इसमें लास्ट लिखिए लैक ऑफ इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, अंतर विभागीय समन्वय का अभाव। लैक ऑफ इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार। नेक्स्ट बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स कोशिश करनी चाहिए किस पे चलें, डिपेंड ऑन बायोफ्यूल्स। ने पॉवर्टी पॉपुलेशन हो गया, अवेयरनेस हो गया, ठीक है ठीक। ये हो गए सारे आपके चैलेंजेस। अब आइए सॉल्यूशन। चैलेंजेस के बाद लास्ट है सॉल्यूशन। बड़ा लंबा टाइम है, 2 घंटे हो गए यार इसके। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार। एक ये, एक और है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का है, वो कल प्रिंट आउट मिलेगा आपको उसको, वो भी बहुत खतरनाक टॉपिक है मेंस का यार, तो इसीलिए कोशिश कीजिए एटलीस्ट ये निपट जाए। सॉल्यूशन में लिखिए, सॉल्यूशन दे सकते हैं आप लोग। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड में क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या हो गया, एक मिनट, रिपोर्ट हो गया, नहीं नहीं लिखिए। पहला फटाफट ये नंबर 1, बेटर टेक्निक, बेहतर तकनीकी, बेटर टेक्निक, बेहतर तकनीक। दूसरा इंक्रीज्ड इरिगेशन, बढ़ती हुई सिंचाई, सिंचाई बढ़ाइए। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड, जमीन की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता इंक्रीज। नेक्स्ट साइज ऑफ लैंड, जमीन का आकार, अपने आप समझ रहे होगे ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या क्या होगा। नेक्स्ट हायर क्वालिटी सीड्स, उच्च गुणवत्ता वाले बीज। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरकों का प्रयोग। मोर इन्वेस्टमेंट, अधिक निवेश।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिटरेसी वाला पोर्शन। इन्वेस्टमेंट आदमी करना ही नहीं चाहता गांव देहात में। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन विद इन विद नेशंस, राष्ट्रों के साथ। कोलैबोरेशन समझ गए, जो मिल करके दो देश आपस में डील करते हैं, पता नहीं क्या बोलेंगे हिंदी में यार, समझ गए हिंदी में क्या वो कोलैबोरेशन, दो देश आपस में समझौता टाइप का, ट्रीटी समझौता, जो लिखना हो लिख लीजिए। नेक्स्ट, नो टू फूड वेस्टेज, नो टू फूड वेस्टेज, खाद्य की वेस्ट को नो, खत्म करना, मतलब खाने का वेस्टेज ना हो। इसके लिए केरल गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा है, मैं बताया था आपको अच्छा पुराने लोगों को। केरल गवर्नमेंट ने रूल हो गया कि वहां की शादी का फिक्स है 5 सब्जी, 2 तरह के राइस, 2 तरह की रोटी, 3 तरह की मिठाई, दैट्स इट। इसके अलावा चौथा आइटम नहीं हो सकता, पहली चीज, और चौथी वैरायटी नहीं हो सकती। मतलब 5 से ज्यादा छठी सब्जी, 5 सब्जी बहुत होगा, जिसको खाना खा लेगा, जिसको नहीं खाना नखरे ही होंगे लोगों को। नहीं, वो मैं देखे आजकल शादियों में 20-20 लाख रुपए लेके लोन शादी कर रहे, नहीं बिटिया के पिताजी के ऊपर क्या बीता, मैं सोचता हूँ इमेजिन करके, जिसके पास 20 लाख है वो करे समझ में आता, जिसके पास 20 लाख नहीं वो लोन लेके शादी कर रहा दिखावे के चक्कर में। और खाने का लास्ट में देखो खाना कितना, देखो शादी ब्याह में कितना खाना होता है वेस्ट। तो इसके लिए केरल गवर्नमेंट बड़ा अपोज हुआ। केरल में बड़ा तगड़ा दहेज वहेज वाला, नहीं साउथ इंडिया में बहुत डाउरी का सिस्टम चलता है वहां पे, नहीं गोल्ड को लेकर के बहुत तगड़ा अपोज हुआ। हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट कह रहा सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। और इसको लेकर के मेरे को आपका पूछेगा तो सिंपल बात है, बोलिए इंडिया लेवल पे एक रूल बन जाए, शादी ब्याह में इतना खर्चे ज्यादा नहीं करना है। क्योंकि देखो टिकनी होगी तो 10 लाख में भी टिक जाएगी, और नहीं टिकनी होगी तो 1 करोड़ में भी नहीं। आजकल हाल देखो, लव मैरिज भी खत्म है, अरेंज मैरिज भी खत्म है, आदमी कहाँ जाए भाई। वो सीमेंट वाला केस लव मैरिज का था, ड्रम वाला, हाँ भाई सीमेंट वाला, क्या नाम था, मुस्कान वाला, हाँ बताइए। और ये सोनम जी का ले लीजिए, क्या नाम, अरेंज मैरिज वाला। अब तो इसलिए बिल्कुल गलत फहमी छोड़ दीजिए भाई साहब कि नहीं इससे अच्छी तो लव मैरिज है, कहीं नहीं अच्छी बेटा, कहीं नहीं, ठीक है। खैर, तो पॉइंट क्या है, वेस्टेज को लेकर के जितना ज्यादा खाने को आप बचाएंगे उतना ज्यादा खाना यूटिलाइज होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बीपीएल, बीपीएल की उचित संख्या, बीपीएल लोगों की उचित संख्या, कितने लोग बीपीएल हैं प्रॉपरली उनको। नेक्स्ट, प्रॉपर सब्सिडी, उचित सब्सिडी दी जाए। नेक्स्ट, इंप्रूविंग इंटर स्टेट मूवमेंट, अंतरराज्यीय गतिविधि को बढ़ाइए। इंप्रूविंग इंटर स्टेट मूवमेंट समझ गए, मैंने पीछे भी आपको बताया था ना, जहां पे स्टोरेज नहीं है और जहां पर स्टोरेज है वहां से वहां सामान पहुंचाओगे तो आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, मोर स्कीम्स, और अधिक स्कीम्स लाइक मनरेगा, मनरेगा जैसी और भी स्कीम्स लेकर के आइए। नेक्स्ट, फोकस ऑन वर्कर इन इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर सिंपली भाषा में उद्योगों में वर्कर्स को ज्यादा लगाइए, उद्योगों में जो कर्मचारी होते हैं उनको ज्यादा यूज करिए। नेक्स्ट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसलों का वितरण, जितने अलग अलग तरीके हैं एक्सेप्ट ऑफ राइस व्हीट, गेहूं चावल के अलावा और फसलें भी उगाओ। नेक्स्ट, फोकस ऑन कैश क्रॉप, नकदी फसलों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फोकस ऑन कैश क्रॉप, नकदी फसलों पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, सेटअप ऑफ फूड बैंक, फूड बैंक को पूरा सेटअप करिए विलेजेस में, इन स्पेशली लिख लो इन विलेजेस। छोटे छोटे तो फूड बैंक गांव में भी बन सकते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज नहीं हो सकते, छोटे छोटे में सामान, गांव जितना अपना स्टोरेज तो गांव में रख सकता है अपना, तो कम से कम वो तो बच गया भाई। सरकार जो गोदाम में रेट रिलीज करती है, एफसीआई से लेती है, वो मेनली कहाँ पे भेजती है, गाँव में। तो हर गाँव अगर अपना स्टोरेज हाउस एक बना ले तो अपने गाँव गाँव का काम चला लेगा, वेयर हाउस कितना बर्डन कम हो गया, बात समझ रहे हो। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग द न्यूट्रिशन प्रोग्राम, पोषण अभियान को चेक करना, रेगुलेट करना, मॉनिटर करना। मॉनिटरिंग द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, पोषण जो प्रोग्राम चलते हैं, पोषण की योजनाएं गवर्नमेंट चलो, उसको क्या करना, मॉनिटर करना कि हाँ अच्छा ओके ऐसा कम है ऐसा ज्यादा ऐसा करके। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रिचनेस, सूचना को बढ़ावा देना, सूचना मैक्सिमम पहुंचे लोगों तक। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग रोल ऑफ पंचायती इंस्टीट्यूशंस,
पंचायती राज संस्थाओं का बढ़ता हुआ रोल, पंचायती इंस्टीट्यूशंस का बढ़ता हुआ रोल। नेक्स्ट, एसएचजी सुने हो, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप लिखो। रोल ऑफ एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। 4-5-6 लोग मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के हिसाब से काम करना। जैसे बहुत फेमस एसएचजी का एग्जांपल हमेशा क्या देता हूं, लिज्जत पापड़, अमूल, इस तरीके के जो जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड है ये शुरू किए गए थे एसएचजी के नाम से। 4-5-6 लेडीज मिल करके उन्होंने गुजरात में क्या शुरू किया था, छोटा सा पापड़, और वो आज लिज्जत पापड़ आप सबने सुन रखा होगा। तो ब्रांड आप समझ गए कहां से कहां पहुंचा है, वो एसएचजी के थ्रू। फिर गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या करती है, फंडिंग कर देती है, पैसा दे देती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ सैनिटेशन, सफाई का भी थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखेंगे, सफाई का। सफाई वाला उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। ठीक है साहब, यहां पे जाकर के आपका फूड सिक्योरिटी और क्या नाम, बफर स्टॉक, इसका पोर्शन खत्म होता है। क्वेश्चन लिखिए 10-50 क्वेश्चन लिखिए। मेंस के क्वेश्चन है, यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन। नंबर 1, बाय द फूड सिक्योरिटी बिल, मैं इंग्लिश फिर हिंदी बोलता हूं, बाय द फूड सिक्योरिटी बिल there is expectation to eliminate hunger and malnutrition in India, to eliminate hunger and malnutrition in India। खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख और कुपोषण खत्म हो सकता है, भारत में भूख और कुपोषण खत्म हो सकता है। क्रिटिकली डिस्कस इट, क्रिटिकली डिस्कस इट, समालोचनात्मक व्याख्या करिए। समालोचना का मतलब होता है आलोचना के साथ। डिस्कस तो करना है बट आपको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना होगा, किसको, फूड सिक्योरिटी बिल को। ये 2013 मेंस का क्वेश्चन है आईएएस का। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप्स, reformative steps taken by the government, taken by the government to make the food grain distribution system, to make the food grain distribution system more effective, to make the food grain distribution system more effective। अनाज वितरण प्रणाली को, अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं। आपको पता है 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है, पता है, गर्मी के लिए 3 दिन के लिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए 17 तारीख, 17 के बाद 11 मानसून आएगा, पता नहीं, जब तक नहीं आ रहा तब तक लगेगी, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां बढ़ गई ना तुम्हारे यहाँ, 1 तक हो गई ना, टीचरों की भी हो गई, सबकी होगी ना। अगर सरकार कर दी है छुट्टी 1 तारीख तक तो मान लो गर्मी है, सरकार टीचरों को छोड़ती नहीं है, पूछ लो इनसे, वो पीछे बैठे सरकारी, उनसे पूछ लो। लेकिन अगर सरकार ने छुट्टी कर दी है कि भाई साहब छुट्टी है 1 तारीख तक, मतलब गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही गर्मी है, तो इसका मतलब है। और रेड अलर्ट 3 दिन एनसीआर में है, 16 तारीख, 16 तक है लास्ट, कल आज कितनी तारीख है, 14 है ना, तो 3 दिन तक। अब देखते हैं 16 के बाद आ जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 दिन का रेड। कोशिश कीजिए 11 से 5, ये गवर्नमेंट कह रही है, आप 4 बजे तक तो कम से कम है, 11 से 4 अगर नीड नहीं हो तो घर से मत निकलिए। वैसे आपको कोई खास नीड है नहीं, नौकरी वाले आप हैं तो आप ऑफिस पहुंच जाएंगे 11 से पहले, ऑफिस अगर जाते हैं रेगुलर में, और शाम को 6 बजे के बाद ही आएंगे। अब घूमने घामने का तो अलग बात है, शौकिया तौर पर, कोविड में नहीं हो तो कुछ लोग खाली बैठे हो तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, घर में बाहर निकल गया 4 लाठी खाए वो ठीक है, लेकिन वो घर में क्या बैठना। तो ये क्वेश्चन 2019 मेंस। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दो। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ पीडीएस इन इंडिया, भारत में पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या है। 2022 का मेंस है आईएएस का, डायरेक्ट क्वेश्चन।
अच्छा लिख लीजिए 2021 का मेंस का क्वेश्चन। हाउ हैज द एफएसबी, हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल, हाउ हैज द फूड सिक्योरिटी बिल हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, हेल्प्ड इन एलिमिनेटिंग हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, इन इंडिया, अच्छा भारत में। खाद्य सुरक्षा विधेयक, खाद्य सुरक्षा विधेयक भारत में भूख और कुपोषण को दूर करने में कैसे सहायता किया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, फूड सिक्योरिटी एक्ट पे बड़े क्वेश्चन उठे हुए हैं। अगर आप एक ही टॉपिक पे हर दूसरे तीसरे चौथे साल एक मेंस देख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। यूपी पीसीएस का है लास्ट क्वेश्चन, यूपी पीसीएस मेंस। क्या बात है, यूपी वाले खतरनाक क्वेश्चन दिए भाई, लिख लीजिए। हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीडीएस, हाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीडीएस हेल्प द solution for the challenges, help the solution for the challenges, be setting it, be setting it, be setting, B ऐसी डबल टी आएंगे, be setting it हिंदी में खतरनाक है। पीडीएस के डिजिटल रूपांतरण ने, यूपी पीसीएस के ये पक्का पढ़ रहा हूं मैं सही, पीडीएस के डिजिटल रूपांतरण ने इसे बाधित करने वाली चुनौतियों का समाधान, डिजिटल रूपांतरण ने इसे बाधित करने वाली चुनौतियों का समाधान करने में कैसे मदद की। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहा है? मतलब जो पीडीएस का डिजिटल चेंजमेंट हो रहा है उसने पीडीएस के मामले में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे सॉल्व किया है। अब आया समझ में? यूपी वाले से पूछ रहे हैं यार। हाँ देखिए वही स्टैंडर्ड पूछ लिया यूपी में डायरेक्ट, उसका वही फूड इसका बफर स्टॉक का स्टैंडर्ड क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन वही कह रहा हूँ। यूपी में डायरेक्ट ही है, एक आध बार आ गया होगा बाई चांस, भूले बिसरे। फिर देखो यूपी में फिर कह रहा हूँ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 फिर आएगा यूपी में, 17 में आया हुआ है। शॉर्ट नोट्स फूड सिक्योरिटी एक्ट पे 3 बार आ चुके हैं यूपी में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पे ठीक है। ठीक लिख लीजिए, एक ही है, भारत की बफर स्टॉक नीति का समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। भारत क्वेश्चन है, भारत की बफर स्टॉक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। प्रोवाइड अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन, provide a critical evaluation of the buffer stocking policy in India, provide a critical evaluation of the buffer stocking policy in India। बड़ी लंबी वीडियो जा रही है यार।